द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो सबसे पहले तो भैया हम आप लोगों से कुछ क्षमा मांगना चाहेंगे, क्योंकि पिछले लगभग 5-6 दिनों से आपका मैथ का वीडियो नहीं आ पा रहा था। उसका प्रमुख कारण यही था कि इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो गई थी, इतनी ज़्यादा कुछ मजबूरियाँ थी कि जिसकी वजह से आपका वीडियो नहीं आ पाता था। गवर्नमेंट जॉब से आने के बाद लगभग 4 बज जाता है घर आते आते, वहाँ उसके बाद कुछ ऐसे काम रोज रहते थे कि जिसके कारण आपको वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और अभी परेशान ना होइए। अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम लोग जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक आपके साथ हैं, इसलिए घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक ना भैया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट के 10 प्रश्नों को। ये जो 10 प्रश्न लिए गए हैं ये आपके अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक है एग्जाम कार्ड, वहाँ से लिए गए हैं। चलिए यहाँ पर कुछ डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं पहले, कि जो हमारे नए बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझें कि हम लोग जो मैथ पढ़ा रहे हैं उसका 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि मैथ में हमें कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है ना भैया? जादू नहीं देखना है, हमें कुछ ना कुछ सीखना है। दूसरा उद्देश्य ये है कि आपके सुपर टेट में लगभग 20 नंबरों का मैथ आता है और इसमें हमारे बहुत सारे माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो उनके लिए दूसरा टारगेट ये है कि कम से कम गिरी से गिरी हालत में कम से कम आपको 15 नंबर मैथ में लाना ही है। 15 नंबर नहीं लाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और तीसरा हमारा उद्देश्य है कि कम से कम 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपको मौखिक ही करना है। जब आपको आपका पेपर मिलेगा परीक्षा में तो 7 से 8 प्रश्न मौखिक करना है, अथवा 1-2 लाइन लिखकर ही अपना आंसर निकाल देना है। ये 3 उद्देश्य आप समझ लीजिए, 3 उद्देश्य आप पूरा करिए, उसके बाद ही इस वीडियो लेक्चर को देखना है। यानी कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन तीनों उद्देश्यों को हमें ध्यान में रखना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं भैया, जादू दिखाते हैं। लो 1 मिनट में आंसर आ गया, तो 1 सेकंड में आंसर आ गया, तो भैया उस जादू से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जादू आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन जादू से सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना? तो जादू से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनके चक्कर में मत पड़िएगा, कभी सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। बेसिक समझेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया 20 में से 20 नंबर हम की गारंटी ले रहे हैं, तो 20 में से 20 नंबर कोई गारंटी नहीं ले पाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अभी अगर आपके 5 से 6 नंबर आते हैं तो आप 15-20 दिन पढ़िए, आपके 7 नंबर आने लगेंगे, फिर आपके 8 नंबर बढ़ेंगे, फिर 9 नंबर बढ़ेंगे। इस प्रकार जब एक एक चैप्टर आप खत्म करेंगे तो आपके एक एक नंबर बढ़ेंगे। मेहनत आपको ही करना है, हम सिर्फ आपका साथ ही दे सकते हैं। दूसरा, मौखिक करने का मतलब ये तरीका हम सिखा देंगे आपको। अगले 3 से 4 महीने 5 महीने जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, साथ में बने रहिए। ये सारे तरीके हम आपको सिखा देंगे कि किस प्रकार से आप मन में ही कुछ कैलकुलेशन करके प्रश्नों को मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, जो चीज़ें हम लोगों ने अपने पिछले लगभग 22 लेक्चर में सीखा है उसको बार बार हम लोग नहीं सिखाएंगे, तो पिछले लेक्चर जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए आज के अपने पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, अग्रवाल पब्लिकेशन की जो एग्जाम कार्ड की बुक है, अच्छी बुक है, आप उसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना सा आसान सा प्रश्न आपको दे दिया गया है। आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेकर बैठे रहना है। जो प्रश्न आपको आसान लगे फटाफट उसको सॉल्व कर लीजिए, और जो कठिन लगे ना कर पाइए तो उसको तो हम बता ही रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिए, हम इसको बिल्कुल साधारण तरीके से बताएंगे, वो एक्स मानने वाला तरीका भूल जाइए, ठीक ना भैया? तो यहाँ पर 3:7 है, इसको 70 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अनुपातों को जोड़ लीजिए, तो अनुपातों को जोड़ेंगे कितना आएगा 10। तो 10 अनुपात, यहाँ अनुपात लिखा नहीं आता लेकिन हम लोग छोटा छोटा लिख देते हैं कि 10 अनुपात की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, टोटल 17। तो अनुपात में टोटल कितना है 10 और टोटल वैल्यू कितनी हमारी 70, ठीक है? तो 10:70 के बराबर है। इसको हम अनुपात के ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अधिकांश लोग इसे x मान के सॉल्व करते हैं, तो x मान के आपको सॉल्व नहीं करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अभी जो आपको समीकरण दिया गया भैया, इसमें क्या करिए कि आप 10 से भाग कर दीजिए, यहाँ 1 आएगा, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर 7 आपका निकल आया है, ठीक है? और आपको निकालना है 3:7 की क्या वैल्यू रहेगी। तो 1 अनुपात की वैल्यू 7 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू 3 गुणा कर देंगे, तो 7 कितना हो जाएगा 21।
एक अनुपात की वैल्यू यहाँ देखिए, एक अनुपात की वैल्यू 7 है, तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 749। ये समझ रहे हैं ना। इसमें जब आप 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 अनुपात आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 अनुपात। 3 अनुपात की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा भैया, 21। तो उम्मीद है आप गुणा करना समझ रहे होंगे कैसे हमने गुणा किया है। एक अनुपात की वैल्यू जब 7 है तो 3 अनुपात की वैल्यू 7 21। एक अनुपात की वैल्यू जब 7 है तो 7 अनुपात की वैल्यू 7 49। 21 49 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये प्रश्न उन बच्चों के लिए था जिनकी गणित बहुत ज़्यादा कमजोर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें भैया, हम समझाते बहुत हैं क्योंकि होता क्या है भैया कि बहुत सारे विद्यार्थी लगभग 3 से 4 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन गणित उनकी मजबूत नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उन पे पढ़ने का तरीका गलत है। तो आपको करना क्या है कि कक्षा 5 की यूपी बोर्ड में कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की किताब आप खरीद लीजिए, जो सरकारी स्कूल में चलती है। आसपास का कोई भी प्राइमरी या जूनियर का स्कूल होगा, वहाँ पर ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। जाके टीचर जो होगा उससे मिलिएगा और कहिएगा सर दे दीजिए पुरानी किताबें जो होंगी। अब आपका एनसीईआरटी चल रहा है तो 1-2 साल पुरानी किताबें पड़ी रहती हैं स्कूल में। हमारे भी स्कूल में बहुत सारी किताबें ऐसे पड़ी रहती हैं, तो वहाँ से ये आपको किताबें मिल जाएंगी। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से 15 नंबर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये किताबें आप जब ख़त्म कर लीजिए तो कक्षा 9 और कक्षा 10 की किताब पढ़िए। कक्षा 9 और कक्षा 10 की जब किताब पढ़ेंगे तो आप 20 में से 20 नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो कक्षा 9 कक्षा 10 थोड़ा सा कठिन है, पहले आप कक्षा 5, 6, 7, 8 की किताब ले आइए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि भैया जैसे यहाँ पर अनुपात का सवाल आया, आपको अनुपात में अगर कोई दिक्कत है तो वो आपको 7 और 8 की बुक में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके अपना बेसिक पढ़ लीजिए, फिर आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगने लगेंगे। अब आप कहेंगे, एक बहुत सारे कमेंट करके बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि सर आप कक्षा 5, 6, 7, 8 की किताब क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए। वो हम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये किताब तो आप सभी लोगों ने पढ़ाई है। कक्षा 6 में, 7 में, 8 में आप सभी लोगों ने पढ़ाई किया है। तो उस समय क्या किया कि बढ़िया से गणित नहीं पढ़ी, उसका कुछ भी कारण रहा हो, उस कारणों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बढ़िया से आपने गणित नहीं पढ़ी, इसलिए आपकी गणित कमजोर है। इन्हीं किताबों को जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी, बहुत ही सरल लगेंगी। इसके अलावा अगर आप आरडी जो यादव हैं, यादव जी हैं, आरडी यादव और आरएस अग्रवाल हैं, उनकी किताब खरीद के लाएंगे तो उसमें इतनी मोटी किताब देख कर के आपका क्या होगा, पसीना पहले से ही निकल जाएगा। तो डर क्या होगा, जो मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं उन्हें खरीदेंगे तो वहाँ से आपको डर बन जाएगा, इतनी मोटी किताब हमें पढ़ना है। तो डर को दूर करना है, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो ये इन क्लास की किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मनोवैज्ञानिक रूप से आप तैयार हो जाएंगे गणित के लिए, ठीक ना। तो ये इसको आप कॉमन सेंस की बातें हैं, इसको आप समझ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2, 5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हमने अभी बताया भैया कि आपको 20 में से कम 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन मौखिक करना है। ये प्रश्न उसी प्रकार का प्रश्न है और इसका जो आंसर आएगा ये आपका विकल्प डी आएगा, ठीक है ना। अब समझ लीजिए कैसे आंसर आएगा। ये प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो सीधा आंसर आपको लिख देना है। कैसे मौखिक किया, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला जो होता है भैया, वो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी होती है, आर। तो त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है, 2:5। लेकिन जो फार्मूले में हमारा होता है आर, वो स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है। यानी कि अगर त्रिज्या हमारी आर है तो क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ये पाई होता है, कांस्टेंट होता है। इसको अनुपात में इसका कोई ये कट जाता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो पाई की टेंशन मत लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको इतना समझना है कि अगर त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 दिया गया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का वर्ग होता है 4 और 5 का वर्ग होता है 25। इस प्रकार 4:25 हमारा आंसर रहेगा। इसी प्रकार से यदि इसका उल्टा भी कभी कभी प्रश्न में दे दिया जाता है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:5 है तो त्रिज्या का क्या अनुपात होगा। तो जो त्रिज्या का अनुपात होगा इसका वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल कितना होगा, 2:5 होगा। तो इस प्रकार से घुमा फिरा के सवाल देते रहते हैं, आप उसको समझ के कर सकते हैं। तो इसमें क्या समझ में आया, त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए जो त्रिज्या होगी अनुपात में उसका सीधा सीधा वर्ग कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर सवाल में उल्टा दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और हमें त्रिज्या का पूछ रहा हो तो क्या करिए, वर्गमूल कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक ना भैया। और कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे उसे नोट करते जाइए, क्योंकि इसी प्रकार से जब छोटी छोटी चीज़ें नोट करेंगे तो 3 से 4 महीने के अंदर आप ये देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 63 नंबर के प्रश्न पर। इस प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। इस प्रश्न को हम लोग साधारण ब्याज का फार्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रश्न को साधारण ब्याज के फार्मूले से नहीं करेंगे। आप लोग वो फार्मूला लगा के प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख दीजिए, जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना हो, जब भी प्रश्न में साधारण ब्याज निकालना हो, तो ये जो ब्याज होता है ना भैया प्रतिशत वाला, इसका जो समय होता है इसका आपस में गुणा कर दीजिए, तो कितना होगा 4 दूनी 8। ये टोटल जो प्रतिशत आता है 8%। ये 8% क्या है भैया, ब्याज है। तो ब्याज जो है परसेंटेज में कितना है, 8% है, लेकिन रुपए में कितना है भैया, रुपए में हमारा 60 रुपया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से करिए। इस मेथड को हम लोग बाहुबली मेथड कहते हैं, और ये हम लोग पिछले वाले लेक्चर में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं हम लोग, तो वहाँ से इसका तरीका समझ आप लीजिएगा। तो अगर ये किसकी हो रही बात भैया, ये ब्याज की बात हो रही है। ब्याज हमारा प्रतिशत में 8% है, लेकिन रुपए में 60 रुपया है, तो 8% की वैल्यू 60 रुपये के बराबर है। इसका ये मतलब होता है हमें मूलधन निकालना है, और मूलधन जो हो इस प्रकार के प्रश्नों में कितना होता है, 100% होता है, यानी कि हमें प्रश्न में 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर 8% बराबर 60 है, तो हमें 100, इस 8% से हमें 100 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, पहले 2 का भाग कर दीजिए, पहले 2 का भाग कर दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। कुल मिला के हमारा टारगेट क्या है, टारगेट आप जान रहे हैं ना, 100% की वैल्यू हमें निकालना है, ये हमारा टारगेट है। तो क्या करिए, 8% बराबर 60 दिया है, 2 का भाग कर दीजिए, तो यहाँ 4% आ जाएगा। 4% बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपया। 2 का हमने दोनों तरफ भाग कर दिया। अब क्या करिए, हमें तो चाहिए 100%, तो क्या करिए 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 25 चौके हो जाएगा 100। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 25 तिहाई 75, 750 रुपया। ठीक है, ये आप तरीका लगा सकते हैं। 750 कहाँ पर है, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसका एक बाहुबली मेथड होता है जो कि एक ही लाइन में आंसर लाता है। उसको कैसे निकालते हैं, जो रुपया दिया गया है उसको ऊपर लिख लीजिए, जो रुपया दिया गया है उसको ऊपर लिख लीजिए। इसका दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। कुल मिला के घुमा फिरा के यही आपको तरीका है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से लिखने वाला मेथड है। इसको बाहुबली मेथड कहते हैं कि जो आपको प्रश्न में रुपया दिया गया है उसको ऊपर लिख लीजिए। तो 60 रुपया दिया था, 60 रुपया ऊपर लिख दिया। इस 60 रुपये का जो प्रतिशत हो वो नीचे लिखिए। तो 60 रुपये का कितना प्रतिशत आया था, यही वाला 8% आया था, तो 8% हमारा नीचे रहेगा। गुणा क्या करना है, जो हमें निकालना है, निकालना क्या है 100%। 100% निकालना है तो 100% का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है इससे भी आप कर सकते हैं कि जो रुपया दिया है उसे ऊपर लिखना है, उस रुपए का जो प्रतिशत है, यानी 60 रुपये कितने % के बराबर था, 8% के बराबर था, इसे नीचे लिखिए और गुणा किसका करिए, जो निकालना है। निकालना क्या है 100%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका 750 रुपया ही आंसर आएगा। तो ये वाला मेथड जो हमने बताया है उसको नोट कर लीजिएगा कि जो रुपया दिया है उसे ऊपर, उसका जो प्रतिशत होता है वो नीचे, और जो निकालना होता है उसी परसेंटेज से गुणा करते हैं। ठीक है, 2 तरीके आपने सीखे हैं, ये 2 तरीके आपको आगे काम आएंगे। आगे क्या होगा कि इन तरीकों के आधार पर हम लोग प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, सबको इसका आंसर पता है। ये समकोण त्रिभुज होता है 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट बनाते हैं। 5:12:13 ये समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है, ये कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बताया। ये समकोण त्रिभुज है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और हाँ, एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो अगर पिछले लेक्चर आप सभी लोगों ने नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाके देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के मिलेंगी। और हमारे वीडियो लेक्चर का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको गणित सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, और जादू भी आपको नहीं देखना। जब सीखेंगे तभी तो कुछ समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में सब आसान प्रश्न है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, नॉर्मल प्रश्न है। आज के लेक्चर में इसका गुणनखंड करना है। चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद गुणनखंड करते हैं। a की घात 3 है, -4a² है,
और प्लस के 12 है और माइनस के 3a है। ठीक है ना भैया। यह इन दोनों में देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा a माइनस के 4। ठीक है, ये ए स्क्वायर बाहर गया। यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप हाँ, यहाँ पर आप माइनस के 3 कॉमन लीजिए। माइनस के 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 का भाग इसमें होगा तो ये होगा माइनस के 4। ठीक है, और ये माइनस का भाग इसमें होगा तो ये हो जाएगा प्लस के a। ये बात आप समझ रहे हैं। ये भाग करना कक्षा 6 में सिखाया जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वहाँ से जाके देखिएगा। जब माइनस, हम लोग यहाँ पर क्या था, प्लस था, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये जो 12 था ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस के 3a था ये प्लस में हो जाएगा, और 3 बाहर है तो 3 चौके 12 और ये 3 बाहर। ठीक है ना, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये a स्क्वायर है और यहाँ पर a माइनस के 4 है, यहाँ पर माइनस के 3 है। इसको क्या कर लीजिए, a वाला पहले लिख लीजिए और माइनस के 4 जो है उसको बाद में लिख लीजिए। यहाँ भी a माइनस 4 है, यहाँ भी a माइनस 4 है, तो a माइनस के 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा a स्क्वायर माइनस के 3। आपका ये हमारा गुणनखंड बन रहा है। क्या ये किसी विकल्प में है? नहीं है। यहाँ पर a प्लस 4 है, a माइनस 4 नहीं है। जल्दबाजी में हमें आंसर नहीं देना है। ठीक है, अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए हमें करना क्या है। यहाँ पर जो देखिए a स्क्वायर को, ये जो a स्क्वायर है ये तो इसको देखिए, यहाँ पर ये वाला जो टर्म लिखा है इसको ध्यान से देखिए। a स्क्वायर है ये तो a का वर्ग है ये है, और जो 3 है वो √3 का हम लोग वर्ग लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है वो फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस के b। ये वाला फार्मूला अभी हमारा यहाँ पर लग जाएगा। a स्क्वायर को a स्क्वायर तो रहेगा ही, और 3 को √3 का वर्ग अगर करेंगे तो 3 ही आता है। तो यहाँ पर ये बड़े वाले कैपिटल वाले a की वैल्यू कितनी है, a है, और इस कैपिटल B की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो अगर हम लोग इसी को लिखना चाहें बराबर में तो ये a माइनस 4 तो लिखा ही है, और इसमें क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग गया। तो a प्लस के √3 एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है a माइनस के √3। तो इस प्रकार से आपका गुणनखंड हो गया। अब देखिए ये 3 आपके गुणनखंड हैं, इन तीनों में से कोई आपके विकल्प में दिया गया है तो हाँ, विकल्प में ये वाला a प्लस √3 दिया गया है। इस प्रकार से विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। तीनों गुणनखंड आपसे नहीं पूछ रहा था, एक ही गुणनखंड पूछ रहा था, लेकिन हमारे आंसर ये तीनों गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक ना भैया, तो यहाँ पर a प्लस √3 आपका आंसर रहेगा। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था और कंफ्यूज करने वाला भी सवाल था। आगे बढ़ते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैलेंडर का भी प्रश्न, कैलेंडर और क्लॉक, ये 2 प्रश्न आपको गणित में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैलेंडर का बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न दिया गया है। चलिए, प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कोई महीना है, उसकी 3 तारीख को बुधवार है, तो उस महीने की 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो अगर 27 हमारी तारीख है, इसमें अगर 4 दिन हम घटाएं तो हमें 23 तारीख वाला दिन निकालना है। कुल मिला के आपको जो टारगेट होना चाहिए वो 23 तारीख होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब 3 तारीख को क्या है भैया, बुधवार। देखिए नॉर्मल सा प्रश्न, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, सीधे सीधे जोड़ देना है। 3 तारीख को बुधवार है तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो जब 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10। तो 10 तारीख को भी बुधवार हो जाएगा। जब 10 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 17। 17 तारीख को भी बुधवार होगा। जब 7 हम लोग क्रम से जोड़ेंगे तो जो भी तारीख आती है उसको वही दिन रहता है। तो 3 तारीख को बुधवार है तो 7 जोड़ेंगे तो इस 10 को भी बुधवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे 17 को भी बुधवार होगा। इस 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 24। 24 तारीख को क्या है भैया, बुधवार। 24 तारीख को हमारा निकल आया बुधवार। सीधा सीधा नॉर्मल कोई इसके लिए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या होता है, फार्मूला सिखाते हैं। भैया फार्मूला सीखने की क्या जरूरत, सीधा सीधा जोड़ने पे आ रहा है। तो 24 तारीख बुधवार है तो आपको निकालना है 23 तारीख। 23 तारीख हमें चाहिए, तो 23 तारीख कौन सा दिन होगा, 23 तारीख को एक दिन पहले मंगल होगा। बुध के पहले मंगल ही आता है। 24 बुधवार तो एक दिन पहले 23 मंगलवार। कहाँ पर है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो नॉर्मल प्रश्नों को नॉर्मल तरीके से करिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा फार्मूला या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने 67 नंबर के प्रश्न। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। आपको सीधा सीधा इसमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है। त्रिज्या का मान r जो होती है त्रिज्या और उसकी वैल्यू दी है 7।
अब जो गोले की त्रिज्या होती है उसकी वैल्यू आपको फार्मूला तो पता होना चाहिए कि गोले की त्रिज्या 7 है तो उसका आयतन का फार्मूला होता है 4/3 और यहाँ पर πr3। ठीक है, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4/3 और पाई की वैल्यू है 22/7 और r की घात 3, तो r का मान है 7, यानी 7 का 3 बार गुणा करना है। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो क्या करिएगा 7 का 7 में मल्टीप्लाई करिएगा, फिर जितना आएगा उसको 22 में मल्टीप्लाई करिएगा, फिर 22 में जितना आएगा उसको जो है आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा और फिर जितना आएगा उसको 3 से भाग कर दीजिएगा। तो गुणा भाग आप सभी लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग गुणा करके नहीं बता रहे हैं। आपका जो आंसर आएगा 1437 आपका 33 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। तो ये कहाँ पर है, ये लगभग में आपका आंसर आएगा, सॉरी ये एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा, लेकिन ये तो कहीं नहीं दिया है, लेकिन 1437 आपका विकल्प सी में दिया गया है, तो ये दशमलव वाला छोड़ दिया गया है ऑप्शन में, तो आपका विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट ये आंसर आएगा, ये होगा जो आंसर आएगा वो घन सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि आयतन जो होता है वो घन में होता है। ठीक ना, वर्ग जो होता है वो स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, जो क्षेत्रफल वर्ग में जो आपके क्षेत्रफल होते हैं वो वर्ग में होते हैं, उनको हम आंसर वर्ग में लिखते हैं। जो आयतन होते हैं उनके आंसर हम लोग घन में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी कितना नॉर्मल सा, कितना आसान सा क्वेश्चन है। वैल्यू निकालनी, चलिए कोई बात नहीं। x की घात ये कितना है भैया, 15 की घात x है, यहाँ 125, ये 125 है, तो 125 को क्या लिख लीजिए, 5 की घात 3 लिख दीजिए। ठीक है, गुणा 27 को क्या लिख दीजिए, 3 की घात 3 लीजिए, 3 3 9 9 3 27, और 25 में क्या होता है 25 और 25 पंचे 125, तो ये 5 की घात 3 हो गया, और ये जो 27 है ये 3 की घात 3 हो गया, तो ये कितना है 15 की घात कितना है x बराबर। यहाँ पर एक फार्मूला काम करता है, फार्मूला ये काम करता है कि जब ऊपर की घातें बराबर हों, जब ऊपर की घातें बराबर हों तो जो आधार होता है इसका आपस में गुणा हो जाता है। तो 5 का 3 गुणा करेंगे हो जाएगा 15, ऊपर की घातें बराबर हों तो आधार का गुणा हो जाता है, तो ये 15 की घात 3 हो गई। तो ये पहला फार्मूला लगा। अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे कि यहाँ पर हमारा जब बराबर का निशान लगा हो, बीच में बराबर का निशान लगा हो और ये दोनों आधार हमारे बराबर हों, ये दोनों आधार बराबर हों तो घातें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 फार्मूले लगे हैं। पहला फार्मूला ये है कि जब पहली लाइन में पहला फार्मूला लगाया गया कि जब हमारा आधार ये घातें बराबर हों, बीच में गुणा का निशान हो तो आधार का गुणा हो जाता है। तो 5 3 15 हो गया, 15 की घात 3 हो गया। इस घात का गुणा नहीं करना, इसका गुणा मत करिएगा भैया, 3 का 3 गुणा नहीं करना, इस आधार का गुणा होता है अगर घातें बराबर होती हैं तो। अब दूसरी लाइन में दूसरा फार्मूला लगा है कि बीच में अगर बराबर का निशान हो और ये हमारे आधार बराबर हो, दोनों तरफ 15 लिखा गया हो तो घातें भी बराबर होती हैं। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। तो x का मान हमें निकालना था, कहाँ पर है, विकल्प डी में आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। में स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 7 लिखा है और 7 के आगे जितने भी अंक है उतने 0 लिख दीजिए। तो ये हमने लिखा भैया 7, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और दूसरा वाला 7 कहाँ, दूसरा वाला 7 आपका यहाँ है। इसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा के फिर उससे पहले आपको 7 लिखना है। ठीक है, उसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है, जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। यहाँ पर पीछे आपके 5 0 हैं, यहाँ पर 7 है, फिर ये 2 0 और ये 7 है, यही आपका आंसर है। ये कहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आंसर टिक लगाने में गलती हो जाती है। कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग कभी ये करते हैं कि आंसर तो सही निकाल लेते हैं, लेकिन जो टिक लगाते हैं वो गलत लगा के चले जाते हैं। ठीक है, इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब इस आज के सारे प्रश्न हमें बहुत ही आसान प्रश्न मिले हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के जो 10 प्रश्न हैं उसमें से आपके 10 में से 10 सही होना चाहिए, 10 में से 10 आपके सही होना चाहिए। ठीक है ना, आज के जो प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था, इसमें कठिन कुछ भी नहीं था। इस प्रश्न में 70 नंबर के प्रश्न में n बराबर 1 2 3 और फिर ये वैल्यू दी गई है, उप समुच्चय a है जिसमें विषम संख्या है। चलिए a में विषम संख्या है, यानी कि आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखना है, फिर आपको एक उपसमुच्चय लिखना है जिसमें सिर्फ विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 1 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 97 होगा, फिर आखिरी जो विषम पद होगा वो 99 होगा, यही तो होगा। अब ये जहाँ पर लिखा हुआ ये आंसर है
135, देखिए ये 97 तक है, यहाँ पर 99 नहीं लिखा, आखिरी जो विषम पद होगा वो 99 होगा, तो 135 यहाँ और ये 99, यानी कि आपका विकल्प बी आपका सही है। इसमें तो 2 सम पद है, ये तो हो ही नहीं सकता है, इसमें से कोई नहीं, ये भी आंसर नहीं है, ये इसमें 99 नहीं लिखा गया, ये भी, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो कुल मिला के बी वाला हमारा आंसर, क्योंकि इसमें जो संख्याएं लिखी गई हैं वो सारी संख्याएं विषम संख्या हैं। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। तो आज के सारे नॉर्मल प्रश्नों में आपके जो नंबर आने चाहिए वो 10 में से 10 नंबर आने चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के प्रश्न कैसे थे और इनमें 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि आपको मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 100 रुपये में सारे चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, सारे प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनकी जो संख्या है वो 250 प्रैक्टिस सेट से अधिक की संख्या है। नॉर्मल सी बात है कि जब आप एक प्रैक्टिस सेट खरीदने जाते हैं उसकी मार्केट में जो कीमत होती है वो 100 रुपया होती है, किसी प्रैक्टिस सेट की कीमत 150 रुपया होती है। वो उसमें कितने प्रैक्टिस सेट होते हैं, या तो 10 होते हैं या कभी कभी 15 होते हैं और कभी कभी 20 प्रैक्टिस सेट होते हैं। यानी 10, 15 और 20 प्रैक्टिस सेट के लिए आप लगभग 150 रुपया खर्च करते हैं। इस प्रकार से अगर आप 10 किताबें भी मार्केट से खरीदते हैं तो आपके 1,500-2 हज़ार रुपया खर्च हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको अब मार्केट से पैसा खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए भैया, मात्र 100 रुपये में 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर है 96 16 39 50 14। इस नंबर, ये व्हाट्सएप का नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप से मैसेज करिएगा सुपर टेट, और उसके बाद आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए। ये अगर आप किसी गरीब परिवार से आते हैं, ज़्यादा रुपया खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक ना भैया, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।